नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का इस नीट के स्पेशल कोर्स फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट में। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर लास्ट क्लास में हमने एक डायग्नोसिस किया था एंड दैट डायग्नोसिस इज इनफ टू टेल यू कि वेदर और नॉट यू आर प्रेटी वेल वर्स विद थर्मोडायनेमिक्स। अगर बेसिक्स से लेके चलना है, समझना है, थर्मोडायनेमिक्स की फील लेनी है, सारे क्वेश्चन समझने हैं, सिर्फ फील और विजुअलाइजेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके आधारित क्वेश्चन होना भी जरूरी है। तो ओवरऑल पैकेज अब इसके अंदर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी वो बड़ी हेल्पफुल होगी, नॉट ओनली जस्ट फॉर क्रिएट नीश और अ गुड करियर इन मेडिकल साइंसेस बट इन मैनी वेज। थर्मोडायनेमिक्स की बात जब हम करते हैं बच्चों केमिस्ट्री में, तो एक बात आपको बता दूं, केमिस्ट्री में कुछ भी एक्सप्लेनेशन हो, कैसी भी सोच हो, अल्टीमेटली वो आ जाती है एनर्जी पे। स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, एनर्जी बता रही है, लोअर लेवल ऑफ एनर्जी बता रहे हैं, एवरीथिंग समवेयर डाउन द लाइन एनर्जी पे आके बेस करती है एक्सप्लेनेशन, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। एंड फिजिकल केमिस्ट्री को जब मैं समझाना शुरू करता हूं तो मैं बच्चों से जरूर हमेशा कहता हूं, कोई प्रोसेस हो सकता है या नहीं, पहली चीज ये है, इज इट फीजिबल। भाई आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या ये फीजिबल है? ये हम तब तय कर सकते हैं जब हम ये देख लें कि इसके लिए कितनी एनर्जी की कुर्बानी आप देना चाहते हैं। यानी अगर कोई सिस्टम एक्सोथर्मिक है, कोई सिस्टम एनर्जी छोड़ रहा है, तो देयर आर चांसेस कि वो स्पॉन्टेनियस होगा, वो फीजिबल होगा। ऑलवेज जैसा साइंस में कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं ये दवा हमेशा वर्क करेगी, नहीं भैया, सुन रहे हो ना, वैक्सीन 80% एफिशिएंट, 72% एफिशिएंट, 100% कोई चीज साइंस में हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। पहली चीज ये ध्यान से रखो। आइंस्टीन साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी थर्मोडायनेमिक्स को लेके कि अपने बाउंड्रीज में, अपने बेसिक प्रिंसिपल्स में ये बहुत अमेजिंग सी चीज है। थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत अब करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक बातें भी करेंगे और कुछ और समझेंगे, एक फील लेने की कोशिश करेंगे, और शुरुआत हम करेंगे हीट से। तो आइए शुरू करते हैं। हीट एक्चुअली है क्या बच्चों? अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो हीट वो मीडियम है जिसके थ्रू, मतलब मीडियम इन द सेंस कि ये वो फॉर्म है एनर्जी की जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मीडियम, जैसे आज मेरी जो सोच है वो हिंदी भाषा के शब्दों के थ्रू आपके दिमाग तक पहुंच रही है, तो हिंदी एक मीडियम है। अब हीट जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की तरफ चलेगी, कोई प्रोसेस होगा, तो वो ट्रांसफर होने वाला जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्म है एनर्जी का, वो हीट है। ठीक है, अब हीट के बारे में हम क्या समझ सकते हैं? आइए, जब भी मैं थर्मोडायनेमिक्स शुरू करता हूं नॉर्मल तरीके से, तो मैं क्या बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। भाई हमने दो बच्चे उठाए, बच्चा ए बच्चा बी, है ना, बच्चा ए बच्चा बी। इन दोनों बच्चों को हमने दो बर्तनों में डाला और इसको मैंने 0 से 20 डिग्री तक उबाला, इसको 0 से 30 डिग्री उबाला। कौन ज्यादा हीट गेन कर लेगा? ऑब्वियस सी बात है 0 से 30 वाला, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी समवेयर हम ये कह रहे हैं कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। एक चीज समझना बच्चों, सिस्टम कितनी हीट गेन कर लेगा ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो अपना सिस्टम ज्यादा हीट लेगा। एज ए डॉक्टर हम इससे एनकाउंटर कर सकते हैं कब? भाई जब मान लीजिए हम कहते हैं ना, लू लगने से किसी की डेथ हो गई, कोई परेशान हो गया, ये लू लगना क्या होता है? या बच्चों जनरली हम अपने पेशेंट्स को या लोगों को कहते हैं, नॉट इवन पेशेंट, जनरली हम कहते हैं कि भाई एकदम से एसी से निकल के गर्मी में मत जाओ, या एकदम गर्मी से आके ठंडा पानी मत पियो ना। व्हाट इज द रीजन? दिस इज द रीजन।
आप 20 डिग्री टेम्परेचर करके एसी में बैठे थे गाड़ी में, और आप एकदम से, अभी जून में गर्मी पड़ती है दिल्ली वगैरह में, तो 50 तक टेम्परेचर पहुंचने के आसपास पहुंच जाता है, तो 20 डिग्री पर आप एसी चला के बैठे थे, एकदम से आप गाड़ी से निकले, 20 से एकदम से 45 मतलब 45 47 डिग्री टेम्परेचर हुआ, डिफरेंस ज्यादा हुआ, एकदम से हीट शॉक मिला बॉडी को, बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब करी। नुकसान क्या होगा? ब्लड थोड़ा बॉयल करना शुरू करेगा, उससे ब्लड की जो अपनी कंपोजिशन है, जो पीएच है, वो वेरी करेगी और वो डैमेजिंग हो जाएगा। बच्चों, दैट इज वाई फिजिकल केमिस्ट्री, लाइक आई सेड अर्लियर, मैं सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री को इस तरह नहीं पढ़ाऊंगा जो नॉर्मली अभी तक आप सुनते आए हो कि क्वेश्चन सॉल्व करो और बल्ले बल्ले फॉर्मूला सर याद करा दो, नीट तो पास करा दो। अरे मेरे भाई, तो फिर डॉक्टर मत बन। मैंने ये कह दिया, नीट के लिए अब ये जो लेक्चर चलेंगे, और वेरी सून विद इन अबाउट 15 to 20 days आई विल स्टार्ट लाइव सेशंस। अभी जेई का लाइव चलेगा और बैक टू बैक लाइव लेना इतनी लाइट के अंदर थोड़ा दिक्कत करेगा मुझे, मेरी भी तो आइस देखनी है मुझे। सो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, अभी रिकॉर्डेड दे रहा हूं, फिर ब्रेक, फिर लाइव, तो आपको लाइव भी सेशन दूंगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल, हाउ दिस केमिस्ट्री कैन अफेक्ट द मेडिकल बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो बच्चों, जैसे मैंने आपसे बोला, हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, जो लू लगना है समवे डाउन द लाइन, ये कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत कॉमन सेंस चल रही है। अब इसे अगर मैं ओपन करता हूं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, इसको मैं डेल्टा टी लिख सकता हूं, तो डेल्टा टी मैंने लिख दिया। ये C क्या हुआ? बच्चों, क्लास 10th में आप लोगों ने ये देखा था कि जब रेजिस्टेंस को फिजिक्स में आप करते थे L/A, और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप हटाते थे तो रो L/A होता था, तो इसको आप कह देते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टिविटी कहते थे मेरे चंदा, ये भी कहते थे, है ना, फोकस कर इस पे। और अगर यहां पर देखूं ये हीट है, तो ये मेरी सी क्या हो गई? स्पेसिफिक हीट। इफ दिस वन इज हीट, लाइक सेम मैनर, जैसे ये रेजिस्टेंस था, इसको मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला, इसको हीट बोल दिया, तो इसको मैंने स्पेसिफिक हीट बोल दिया। बच्चों, आज से एक चीज, जितने भी डॉक्टर आप में से बनना चाहते हैं, एक चीज आप लगा लें। देखो, साइंस किसी बात का आंसर नहीं देता, पॉसिबल सेट ऑफ आंसर देता है। क्लियर? माइंड इट क्लियरली। मैंने कहा मेरे चैनल पे, हमारे सेशन पे हम जब बात करेंगे तो हम एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर्स की फिलॉसफी पे बात करते जाएंगे, ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर, सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाए। साइंस किसी चीज का आंसर नहीं देता, पॉसिबल सेट ऑफ आंसर देता है। और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में इस हैबिट को, इस बात को ध्यान रखना। सेट ऑफ ट्रीटमेंट होंगे, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल सेट ऑफ ट्रीटमेंट, उस पर जाना। तो जिस तरह यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला था साइंस में, उसी तरह यहां पर इसको स्पेसिफिक हीट बोल दिया प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद। अब दिमाग पे जोर डालो, बचपन से स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन के अंदर ये समझते रहे हो कि दिस इज एक्चुअली द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टन अमाउंट, फिक्स अमाउंट, बाय 1 डिग्री। यानी अगर मैं इस डेल्टा टी को 1 कर दूं, तो ये C जो है ये मेरा Q के बराबर हो गया। यस और नो? सो यही चीज मैं कह रहा हूं, बचपन से रटते आ रहे थे ना, रटने की कोई आवश्यकता है नहीं। बच्चों, वैसे ही मेडिकल साइंस में जब हम ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करेंगे, तो ये होगा तो हम ये ट्रीटमेंट कर देंगे, ये मत कर दियो। पूरी तरह सोच लियो, डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, भैया मान लीजिए किसी बंदे को ब्रेन में ट्यूमर है, बहुत बात ये बताता हूं बच्चों को, एंड एज अ न्यूरोसर्जन you have to decide कि whether to remove it or not. So now, in one case, why decision ability is pretty much important. If you remove this tumor, maybe there are chances, very high chances, very high probability that this person can lose the ability to move. The person can survive for another 5 years. The life expectancy will be better than if you will not remove that tumor. अगर आप वो ट्यूमर रिमूव नहीं करते हैं, तो द पर्सन विल लिव इन अबाउट 2 years to 2.5 years.
And after the removal of that tumor, the person can live up to 4.5 years. But he cannot move. So ट्यूमर रिमूव कर दिया, वो मूव नहीं करेगा, एक जगह बैठा रहेगा, तो 4-4.5 साल जी लेगा. और ट्यूमर रिमूव नहीं किया, दैट पर्सन कैन लिव अप टू 2.5 to 3 years, बट मजे से जिंदगी जी सकता है. नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर और नॉट टू गो फॉर दैट ऑपरेशन. ये नहीं कि ट्यूमर है तो मैं सीधा इसका ऑपरेशन कर दूंगा. दिस इज द मेन रीजन वाई आई एम हेयर. डॉक्टर्स के अंदर सोचने की ये एबिलिटी बचपन से आपके अंदर आएगी तो आप सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे. ये सोच यहाँ देखो, मैंने इसको यहाँ से रिलेट करा, अब ये चीज़ समझा, याद नहीं करा. अगर डेल्टा टी 1 है तो मेरा सी जो है वो क्यू के बराबर है. सो क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड, 1 point अहेड. एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आई विल डिस्कस फॉर माय नीट स्टूडेंट्स, बट उससे पहले मैं कुछ बताऊंगा अभी, वो इसलिए बता रहा हूं. बच्चों अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आप हैं, दिस इज यू. डब्बा बना दिया मैंने, बट दिस इज यू. आपने अभी शाम को लेट्स से बड़ा मजेदार तरीके से 2 समोसे खाए, है ना? और लेट्स से ईच समोसा विल गिव यू 50 जूल ऑफ एनर्जी, है ना? सो दैट मीन्स 100 जूल ऑफ एनर्जी आपके अंदर समा गई. अब आप इस क्लास में आ गए और आप पढ़ने की कोशिश करने लगे. ये नहीं कह रहा कि पढ़ रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो. इस पढ़ने की कोशिश में आपने लेट्स से 30 जूल ऑफ एनर्जी खर्च कर दी. ये आपने काम किया, ये आपको हीट मिली. बच्चे क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारे अंदर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है? Nobody can tell. We cannot predict, mind it, we cannot predict the exact amount of energy possessed by a system. No, we cannot predict it. And why we can't? Why we cannot predict the exact amount of energy possessed by a system? मेरे भाई इसका एक बहुत छोटा एग्जांपल देखो. रात को पढ़ते पढ़ते नींद आनी शुरू हुई, 12 बजे थे. एंड देन यू रियलाइज कि हाँ तुम 11 बजे पढ़ने बैठे थे, 11:40 पे तुम्हें नींद आनी शुरू हो गई. तुमने कहा चलो यार अब बैठ के थोड़ा सा ऐसा करते हैं, सो जाते हैं थोड़ी देर और उसके बाद सुबह उठ के पढ़ेंगे, अभी नींद आ रही है, अभी मज़ा नहीं है. और तुम बेड पे गए, मोबाइल उठाया, स्क्रॉलिंग में लग गए और 2 बजे तक लगे ही रहे. कहाँ तो 12 बजे के आसपास नींद आ रही थी. तो यू डोंट नो कि एक्चुअली कितनी एनर्जी है. क्लास में पढ़ाई हो रही थी, है ना, और बड़ा थक गए. हमारे जैसे हम वीएमसी में पढ़ाते हैं 6-7 घंटे क्लास हो जाती हैं ओवरऑल मिला के वीकेंड पे. बच्चा मान लो थका हारा सीढ़ी से उतर रहा है बहुत ही धीरे धीरे. अरे थक गया, सुबह से पढ़ रहा हूँ, पूरी कॉम पे एहसान कर दिया. जैसे ही नीचे उतरा भाई साहब एक कुत्ता पीछे पड़ गया. अभी तो सीढ़ी नहीं उतर पा रहा था, अब अचानक दौड़ लिया. ये एनर्जी कहाँ से आ गई? सो यू कैनॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम. What you can predict the change in it. हमारे मित्र ने हमारे ऊपर 500 रुपए खर्च कर दिए, हमें यह पता है कि उसकी प्रॉपर्टी में से 500 रुपए खत्म हो गए, बट उसकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी कितनी है ये हमें नहीं पता. कई तो ऐसे मित्र होंगे जिनको पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी कितनी है, बस उड़ाए जा रहे हैं. तो चेंज पता है कि 500 रुपए खर्च कर दिए. वैसे ही एक टर्म आती है मेरे दोस्त, इंटरनल energy. This is the energy, the sum of all the energies possessed by a system. Like आपके अंदर विभिन्न तरह की ऊर्जाएं हैं, विभिन्न तरह की एनर्जी हैं, डेफिनेटली बहुत डिफरेंट टाइप की. लाइक पोटेंशियल है, वाइब्रेशनल है, काइनेटिक है, रोटेशनल है, न्यूक्लियर है. ये सभी एनर्जी को अगर मैं जोड़ लूं तो आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी. क्लियर है बच्चों? इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से. कुछ किताबों में इसी को डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं. केमिस्ट्री में ये आनंद है, अलग अलग ऑथर अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से सेम चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो घबराने की बात नहीं. डेल्टा यू से भी करा हुआ है और डेल्टा ई से भी. अब आप कहेंगे सर डेल्टा क्यों लगाया? भाई जैसा मैंने कहा, वी कैनॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट अमाउंट. व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट
is the change. So why delta is there? Because this is actually change in internal energy. अब इसी को पढ़ेंगे हम. चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस तरह से इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करती है और क्यों उसे स्टेट फंक्शन हम कह देते हैं. बट पहले यहां मुद्दा देखते हैं. चेंज किन बातों पे डिपेंड करा? आपने जो समोसा खाया उससे आपने हीट ली. आपने हीट ली, आपको बॉडी में हीट मिली, तो आपको एनर्जी मिली या आपसे एनर्जी गई? ध्यान से देखना, आपको एनर्जी मिली या आपसे एनर्जी गई? आपको मिली ना, तो इसको प्लस क्यू लिख दीजिए. और आपने पढ़ते हुए कुछ काम किया, पेन चलाया या मोबाइल ही कम से कम ऊपर नीचे किया, यार सर की फोटो नहीं दिख रही है, इस तरह से किया, तो ये आपने वर्क किया. आप एक सिस्टम हैं. हमारा सिस्टम कौन है? आप, क्योंकि आपकी बात चल रही है. और आप जब वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी लूज कर रहे हैं. और आज की क्लास में स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था, केमिस्ट्री में एवरीथिंग विल बॉइल डाउन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी. तो आप जब वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने के लिए आप एनर्जी लगा रहे हैं. तो वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी टेकन एज नेगेटिव. व्हाई? क्योंकि एनर्जी खर्च कर रहा है मेरे भाई. अगर हम आप पे वर्क कर रहे हैं तो आपको एनर्जी मिलेगी. फॉर एन एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपको थप्पड़ मार दिया, भाई साहब आपका गाल लाल हो गया, परंतु आपको एनर्जी मिली है और आपने पलट के लगा दिया, तो वर्क डन है, आपकी एनर्जी गई है. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. माइंड इट, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. एंड आई विल एक्सप्लेन इट व्हेन वी विल टॉक अबाउट वर्क डन. तो एक्सप्लेन करूंगा व्हाई फिजिक्स में हम थोड़ा सा इससे अलग हो जाते हैं. उल्टा नहीं कह रहा हूं मैं, अलग कह रहा हूं, क्योंकि हमारा वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो जाता है. तो डेल यू इज इक्वल टू प्लस क्यू और माइनस डब्ल्यू हुआ इसमें, क्योंकि वर्क किया सिस्टम ने. हीट एब्जॉर्ब की थी तो प्लस था, हीट छोड़ देता तो माइनस हो जाता. अभी सर्दियां थी, हम वो स्वेटर की लेयर पहनते हैं, इन्फर्नो पहन लेते हैं, थर्मल वाले जो आते हैं भैया. अपने दिमाग में एक सेकंड सोचना वो क्या होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे. तो ये आया हमारा, तो इसको प्लस माइनस कर दूं, इसको प्लस माइनस कर दूं, क्योंकि वर्क भी डन और बाय हो सकता है, हीट भी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज हो सकती है. तो यहां पर अब हम पढ़ लेते हैं साइन कन्वेंशन, कि हम किस तरीके से मानेंगे कि Q का साइन क्या होगा, W का साइन क्या होगा. वैसे आप समझ चुके हैं. हीट एब्जॉर्ब्ड by the system will be taken as positive and heat evolved by the system will be taken as negative. Work done by the system क्या होगा बच्चे? नेगेटिव, गई ना एनर्जी. एंड ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव. Clear? This is your sign convention. Now let's move ahead. So this is what कि हीट और वर्क पे डिपेंड हुआ. अब अगर सोचा जाए तो किसी ने हीट लूज करी और किसी ने गेन कर लिया, वही तो काम हुआ भाई. जो वर्क डन कर रहा है उसने लूज कर दी, और समवेयर डाउन द लाइन पूरा ओवरऑल जो हमारा यूनिवर्स है, इसके पास जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट हो गई भाई. लेन देन ही तो चल रहा है. ये तो बड़ी अजीब सी बात है. और एटॉमिक के अंदर जब हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं तो वो थ्योरी मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को भी कहीं ना कहीं प्रूव करती है. This science is really amazing.
एंड फॉरगेट अबाउट कि भाई ये गलत है या सही है। साइंस को समझने के लिए गलत सही के पैटर्न से आगे आना होता है। जैसे अब आप समझ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हीट की बात से शुरू हुए थे, हम स्पेसिफिक हीट पे पहुंचे बिकॉज ऑफ जनरलाइजेशन हमने बनाया। हम आए किस तरह इंटरनल एनर्जी आती है, हम आए किस तरह साइन कन्वेंशन हो सकता है, और हम देख रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। तो हो सकता है द टाइम ऑफ बिग बैंग खाली यही नहीं, मल्टीपल प्रोबेबिलिटी से मल्टीपल थ्योरी आई हो, एंड ग्रेजुअली फिजिकल केमिस्ट्री को करते करते हम इसको अपने इस कॉन्सेप्ट को चेक करते चलेंगे। वी लुक आउट फॉर एविडेंसेस। एंड व्हाई माय डियर, एज अ डॉक्टर योर माइंड शुड बी प्रेटी ओपन टू एक्सेप्ट अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। आउटराइटली किसी भी चीज को डिनाई कर देना वेरी इजी है, एंड टू अंडरस्टैंड द बेसिक एंड लॉजिक बिहाइंड दोज कॉन्सेप्ट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। वही चीज कहते हैं ना कि हम एविडेंस की बात करते हैं बच्चों, बट एविडेंस डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। अगर आज कोई साइंटिस्ट आके बोल दे या हम अपना बोलने लगे, पूरे साइंटिस्ट बोलेंगे तो वो सोचेंगे गर्मी है कि सर्दी है। आप नहीं सोचते और आप कहते हो गौरव सर स्वेटर पहनो, मैं कहता हूँ नहीं भैया गर्मी है मैं नहीं पहनूंगा, तो फिर आप बोल देंगे पता है इंसान स्वेटर नहीं पहनते, देखो एविडेंस दे दिया हमने। ऐसा नहीं है भाई, पूरी बात सुनो। एज अ साइंस ऑब्जर्वेशन इज क्रूशियल। गर्मी है इसलिए नहीं पहन रहे। अब थर्मोडायनेमिकली सोचो, बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है, आपकी बॉडी के अंदर हीट है, हीट अपने हायर से लो की तरफ जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट लॉ आपसे कह रहा है एनर्जी इज कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ आपसे कहता है एनर्जी कैन बी can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one to another form. So that means मेरी बॉडी की हीट सराउंडिंग में जा सकती है और सराउंडिंग से हीट मेरी बॉडी में आ सकती है। इज इट ऑलवेज ट्रू? इज इट लाइक दिस? और क्या ऐसा है कि अगर मेरी बॉडी में हीट ज्यादा है, ठंड का समय है और एटमॉस्फेयर में ठंड है, तो मेरी बॉडी से हीट निकल के बाहर जाएगी? अब देखो इसी वजह से ठंड में लोगों की डेथ हो सकती है। एज अ डॉक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड, बॉडी को चलाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, समझते जाना। अब बाहर सराउंडिंग में ठंडा है, बॉडी गर्म है, बॉडी की हीट अब हाई टू लो जाएगी, बॉडी से हीट बाहर जाएगी, हीट निकलती जाएगी, और अगर वो टेम्परेचर बाहर वाले टेम्परेचर के बराबर आने की कोशिश में चला गया, सो ह्यूमन बॉडी विल नॉट परफॉर्म सर्टेन सेट ऑफ रिएक्शन इन दैट टेम्परेचर। सो आप क्या पहनते हैं? स्वेटर। तो स्वेटर कौन होता है? स्वेटर या आपके जो थर्मल्स होते हैं वो एक लाइन होती है जो आपकी बॉडी की हीट को सराउंडिंग में नहीं जाने देती। और अगर ऐसा है तो स्वेटर या थर्मल क्या हुए बच्चों? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। क्या हो गए? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। इसी को तो बोलते हो एडियाबैटिक, जो हीट को ट्रांसफर नहीं करने देता। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे हैं कि जो नॉन कंडक्टिंग हैं उन्हें हमने एडियाबैटिक कह दिया है, तो जो कंडक्टिंग है उन्हें क्या बोलेंगे? भाई जैसे जिनकी आंखें मेडिकल साइंस में हम देखें डिस्टर्ब हो गई हैं, जो नहीं देख पाते, उन्हें हम कहते हैं ब्लाइंड। जो देख पाते हैं उन्हें क्या बोलोगे? इस तरह सोचना है। मेडिकल साइंस का ये जो नीट के लिए लेकर आया हूं, ये इस विचारों के लिए आया हूं। तो जो शख्स, जो इंसान देख नहीं पा रहा उसे ब्लाइंड बोला, जो देख पा रहा उसे ऑक्यूलर कहते हैं। वैसे ही जो सिस्टम हीट को ट्रांसफर ना करे, ब्लॉक करे, वो एडियाबैटिक, जो कर दे वो डायथर्मिक। क्लियर है? डायथर्मिक, डायथर्मिक मतलब दो थर्मल सेट्स को जोड़ रहा है, डाया है। जैसे बच्चों हर चीज को इस तरह सोचना शुरू करना है ना? तो एडियाबैटिक रोक रहा है, तो जाने दे रहा है वो कौन है? डायथर्मिक। कैन यू कॉल इट एज ए कंडक्टर? नोट इट डाउन, और आज के वीडियो में कमेंट बॉक्स में डालना, कैन दिस डायथर्मिक वॉल्स कैन बी कंसीडर्ड एज ए कंडक्टर और नॉट? थिंक अबाउट इट, यू नीड टू थिंक। सो गाइस, यहां पर अब फर्स्ट लॉ जनरेट होता है, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
Now look at this. So my del U will be internal energy. Now we'll talk about one more thing. And this internal energy is basically heat. We'll talk about heat capacity, but let's start with heat content. So this is basically heat content, heat at constant volume. Mind it. Try to remember. Heat content, I'm not using the word capacity, because let me explain what capacity is. So heat content is actually, you can say at constant volume is something which is considered as internal energy. And your del H, which is enthalpy, is basically heat content at constant pressure. Still, I'm not using the word heat capacity. Okay, I'm using the word heat content. So heat content at constant volume and heat content at constant pressure. These two terms can be used. Okay. Just go back again to this point. If internal energy is heat content at constant volume and enthalpy is heat content at constant pressure, and my heat is this, so can we rewrite it like this? That del U will be QV and it can be considered as CV delta T, isn't it? And del H will be considered as QP and that will be CP delta T. अब नीट के अंदर कई बार, खैर जेईई मेन में भी आता है, कई बार वो आपसे कहेगा कि बताइए एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसका डेल एच, डेल यू, डब्ल्यू, क्यू निकालिए. तो बेटा वर्ड पे ध्यान देना, आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो डेल टी विल बिकम जीरो. And if del T will become 0, the overall thing is become 0, del H or del U will be 0 in that case. Now think about it, why is it so? Next thing. My dear friends, you always heard this, that P del V will be considered as work done. And why? Pressure is force per unit area and volume is basically your volume. So now F upon A square A cube F dot A. This A is what basically the fragment or the segment which will define the distance. So F into S, it will be your work. So P delta V is your work, isn't it? Clear? Okay, fine. Let's try to do this problem. A gas is allowed to expand in a well-insulated container against a constant external pressure of 2.5 atm from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.5 liter. Calculate the internal energy del U, that is not AU, that is del U of the gas in joule. Okay. So now try to read it again. Gas is allowed to expand in a well-insulated container. मैंने आपसे पूछा था कि diathermic will be called as a conductor. Now in this case, well-insulated. This is adiabatic. Q will be 0 in this case. So del U is Q plus W. So del U will be W. Now W will be P delta V. So pressure is 2.5 atm. 2.5 to 4.5. When we talk about 2.5 to 4.5, so the delta V will be 4.5 minus 2.5. So my del V will be 2. My pressure will be 2.5. This 2.5 is my atmosphere. And this 2 will be in, this is the change, this is the volume in liter. So I'll get 5 liter atmosphere. But वहां पर मुझे जूल में चाहिए भाई, तो क्या करूं? कुछ नहीं. गैस कांस्टेंट जो आता है जूल में कितना है? 8.314 और
एटमॉस्फेयर लीटर में कितना है 0.0821, 8.314, 0.0821 डिवाइड कर लो, 101 आ गया, तो 5 इंटू 101 जूल में आ गया, तो 505 आंसर हो गया। So guys, this is something I need to upload this video first because this is going to be presented at 9 p.m. So this is how I really want to deal with the physical chemistry of NEET. मैं इस तरीके से कराना चाहता हूं, कराऊंगा तब जब आप लोग ये बताएंगे कि यस यू आर लाइकिंग इट। अगर आप लोगों को ये तरीका समझ में आ रहा है, थर्मो पसंद आ रहा है, तो मैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड स्पेसिफिकली थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रो, लाइक आई सेड अर्लियर। बट आई नीड सम सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगर आपको समझ में आ रहा है देन आई विल इन्वेस्ट माई टाइम इनटू इट। अगर आप चाहते हैं तो मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा। सो अपने कमेंट के अंदर आप बताइए वेदर और नॉट you find it the way you want, or you just want to clear the exam without knowing the feel of the subject like everybody else is doing. Okay guys, so ये आप करेंगे, all the best। आप मुझे बताएंगे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये तो खैर बोलना ही होता है। चलिए मिलते हैं बच्चों आफ्टर अ ब्रेक। टुडे इज थर्सडे, माय नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे फॉर नीट। आई एक्सपेक्ट कि अगर आपके कमेंट वगैरह आते हैं तो मैं इस लेक्चर की लेंथ को भी बढ़ा दूंगा। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।